हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और फिर नॉन मेड वालों, बड़े दिनों बाद तुम्हें मौका मिल गया होगा आज लेट उठने का। क्यों? कौन कौन उठा था 6 बजे आज, पता ना? करण, तुम 5 बजे उठे थे? क्या करण, सच बोल रहे हो? अच्छा, सही है। ओके, ठीक है बच्चों, आज फिर हमें ये एक्सरेज करना है। यही था ना बच्चों प्लान? ठीक है। ओके, एक्सरेज बेसिकली आपको याद होगा कि क्या था, ईएम वेव्स में एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम का पार्ट है, राइट? तो ये जो एक्सरेज हैं, ये 0.1 से 10 एंगस्ट्रॉम्स के बीच में जो होती हैं, वेवलेंथ वाली, उनको हम एक्सरेज कहते हैं। एंड हम देख सकते हैं कि सिंस द वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल, दे कैरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड हमें पता है कि जो इनका सबसे बड़ा यूज है, कि हमारी बॉडी को स्कैन करने में काम आती है, राइट? तो इसकी कुछ बच्चों पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पढ़नी है। एंड मतलब इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, और बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा हो ही जाता है, राइट? तो ये फायदा है इसका। ओके, तो अब क्या क्या हमें पता होना चाहिए इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। ठीक है, तो ये बच्चों जो सेटअप है प्रोडक्शन का, आप देखो, मैं एक बार आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये बच्चों आप ड्रॉ भी कर लो। तो अब देखो, हमने एक सर्किट बनाया है जिसमें सबसे नीचे लिखा हुआ है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, राइट? तो हम ये किलो वोल्ट्स के ऑर्डर की एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बिटवीन लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। तो अगर हम लेफ्ट साइड से बच्चों बात करें, तो यू कैन सी कि ये एक कॉपर रॉड है, राइट? और उसके आगे एक कॉपर ब्लॉक भी लगा हुआ है, और एक टारगेट लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये जो टारगेट है, दिस इज मॉलिबेडनम और टंगस्टन। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हो कि ये टेढ़ा सा करके हमने लगाया हुआ है। इसके राइट साइड पे आप देख सकते हो बच्चों, एक फिलामेंट है। ये वाला पार्ट जो है वो फिलामेंट है, ठीक है। फिलामेंट को हमने अलग से वोल्टेज दी हुई है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो कि 10 वोल्ट है। फिलामेंट के आगे लगा हुआ है कॉलीमेटर, और एक आप देख सकते हो कि ऊपर लिखा हुआ है वैक्यूम पंप।
तो बच्चों यहाँ पे ब्रॉडली क्या हो रहा है अगर आप समझो तो जो देखो इसको राइट से लेफ्ट समझना है हमने या पहले समझा दूं बच्चों या पहले ड्रॉ करोगे फिगर? करो, ड्रॉ करो पहले। हाँ जी। तो अब देखो बच्चों इस फिगर को हमने राइट से लेफ्ट समझना है। ठीक है, जो बच्चों फिलामेंट लगा हुआ है, ठीक है, उस फिलामेंट का काम है इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करना। वो कैसे प्रोड्यूस करता है, ये नॉट बॉदर्ड, बस आप ये समझ लो कि उसका काम है इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करना। तो जो 10 वोल्ट है उससे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूंगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, फिलामेंट का काम समझ आ गया। उसके आगे लगा हुआ है बच्चों कॉलीमेटर। कॉलीमेटर का काम है इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रेट लाइन पाथ में आगे भेजना। ठीक है, जो फिलामेंट प्रोड्यूस करेगा वो तो रैंडम डायरेक्शंस में करेगा, कॉलीमेटर उनको स्ट्रेट लाइन में भेजता है टुवर्ड्स द टारगेट। ठीक है, अब रोल आता है नीचे वाली एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का। नीचे वाली एक्सेलरेटिंग वोल्टेज क्या कर रही है, वो स्पीड अप कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो मतलब जितना हम नीचे वाली वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से ये जो टारगेट है उसको हिट करेंगे। ठीक है, तो जो पहली मेन बात बच्चों समझनी है इस फिगर में वो ये है कि भाई दो तरीके की वोल्टेजेस हैं, एक है फिलामेंट वोल्टेज और एक है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। फिलामेंट वोल्टेज का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करना। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ाना। इज दिस थिंग क्लियर बच्चों? अब होगा क्या बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हाई स्पीड से इस टारगेट के साथ हिट करेंगे, ये जो टंगस्टन या मॉलिब्डेनम का टारगेट है। ठीक है, और उस कारण से उसमें से एक्सरेज निकलती हैं। ठीक है, ये एक्सरेज कैसे निकल रही हैं बच्चों अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, बचा कॉपर ब्लॉक। अब होता क्या है बच्चों कि जब ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स टारगेट के साथ हिट करते हैं
तो अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इस कॉपर ब्लॉक या फिर कॉपर रॉड का काम है उस हीट एनर्जी को डिसिपेट करना। अगर आप ध्यान से सोचो बच्चों, यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, ये इट इज द एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। आप 1 मिनट के लिए एक्सरेज का जो एरोज बने हुए हैं उनको रिवर्स कर दो और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डायरेक्शन को उल्टा कर दो। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था, हम रेज इंसिडेंट करते थे और उससे इलेक्ट्रॉन निकलते थे, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इलेक्ट्रॉन्स हिट करवा रहे हैं और उससे रेज निकल रही है। ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो एक बार ये जो मैंने समझाया आपको बच्चों, ये पॉइंट्स हम लिख लेते हैं कि दिस इज द रिवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
बच्चों जब लिख लो बता देना मुझे। ओके तो ये बताओ कि ये जो टारगेट है हमारा, इसकी कैसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एक तो चलो कुछ रीजन होगा जिस कारण से हम ये यूज कर रहे हैं टंगस्टन मॉलिब्डेनम, वो तो अलग हो गया। इसके अलावा इनकी थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में आप क्या कह सकते हो, मतलब स्पेसिफिक हीट वगैरह कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, स्पेसिफिक हीट, बॉयल, मेल्टिंग पॉइंट। सोचो वी विल वांट की है ना कि जो हमारा टारगेट है वो मेल्ट ना कर जाए। तो यस, हम चाहेंगे कि हाई मेल्टिंग पॉइंट हो एंड स्पेसिफिक हीट हो, और एटॉमिक नंबर भी, जो कि हम इससे सोच सकते हैं कि फॉर सम रीजन ये टंगस्टन मॉलिब्डेनम हम यूज कर रहे हैं, कि एटॉमिक नंबर भी हाई चाहिए। वो हमें आगे समझ भी आ जाएगा कि क्यों किया। राइट बच्चों। अब बच्चों हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रोसेस हो रहा है जिस कारण से ये एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों दो फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जिस कारण से एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट यही है बट इसके अंदर ही फर्दर दो फिनोमिना इन्वॉल्व हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, जो प्रॉपर्टीज हैं एक्सरेज की वो तो सारी ईएम वेव्स वाली हो गई है ना, उसमें हमें कुछ अलग से नहीं समझना, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि वो जो दो फिनोमिना थे उसमें से जो पहला फिनोमिना है बच्चों, उससे जो रेस प्रोड्यूस होती हैं उनको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है, तो ये बच्चों क्या होता है, बहुत सिंपल सा फिनोमिना है कि जैसे मान लो ये जो आपके एलिमेंट है, ठीक है, टंगस्टन मॉलिब्डेनम जो भी है, व्हाट हैपेंस इज कि जब आप इसके ऊपर हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट करते हो, हाँ, तो क्या होता है बच्चों, ये मान लो आपका टंगस्टन का एटम है, तो जब हमने इस पे हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट किए थे, तो उससे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो टंगस्टन के इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो जाएं। ठीक है, अब अगर वो इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो गए तो इनर शेल्स में वैकेंसी क्रिएट हो गई। उन इनर शेल्स की वैकेंसी को फुल करने के लिए जो उनकी ऊपर वाली शेल्स हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन्स नीचे को ट्रांजिशन करेंगे और इन द प्रोसेस वो फोटोन रिलीज करेंगे। बात समझ आ रही है।
तो ये जो फोटॉन्स हैं दीज आर एक्सरेज। तो अब बात आती है कि बाय टंगस्टन एंड बाय इनर्शियल्स। तो बच्चों उस केस में ही ऐसा होता है कि जो अगर हम निकालेंगे कि जो मतलब वेवलेंथ आएगी एनर्जी ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग, तो उसी केस में ही ऐसा होगा कि वो जो वेवलेंथ है वो एक्सरेज में फॉल करेगी जब आप हाई एटॉमिक नंबर लोगे और उसके अंदर ही भी इनर वाला कोई ट्रांजिशन लोगे। इतना तो हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर से पता है ना, रफ सा आइडिया, कि जितना Z बढ़ाएंगे और जितना इनर वाले ट्रांजिशन लेंगे उतना एनर्जी गैप ज्यादा होगा, राइट बच्चों? तो उतना वेवलेंथ स्मॉल होएगी तो वही वाली वेवलेंथ एक्सरेज की कैटेगरी में फॉल कर। आगे बात समझ बच्चों? बच्चों क्या आप ये बात भी सोच पा रहे हो कि इस केस में बहुत कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स ही प्रोड्यूस होंगी जो ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग होंगी ना? तो यहाँ पर भी हम एक तरीके से बच्चों सॉर्ट ऑफ स्पेक्ट्रम की बात कर सकते हैं, राइट? जैसे कि हम पहले करते थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टाइप्स। तो यहाँ पे देखो बच्चों उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। अगर मैं बच्चों अलग अलग ट्रांजिशंस लूं, ठीक है, जैसे मैंने ये अलग अलग शेल्स बना दी 1 2 3 4 5, जिनको आपको पता है कि हम KLM भी बोलते हैं, राइट? तो जो ट्रांजिशन तो बच्चों 1 पे एंड कर रही है, ठीक है, उनको हमने नाम दे दिया एज K सीरीज, ठीक है। तो अगर 2 से 1 है तो K अल्फा, 3 से 1 है तो K बीटा, 4 से 1 है तो K गामा, ठीक है। सिमिलरली जो ट्रांजिशन L पे एंड कर रही है उसको बोल दिया L सीरीज। तो 3 से L पे मतलब जो एक का गैप है उसको L अल्फा, जो 2 का गैप है उसको L बीटा, जो 3 का गैप है उसको L गामा, राइट? एंड सिमिलरली M अल्फा, M बीटा, इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया। तो ऐसे हम बच्चों स्पेसिफाई कर देते हैं वेवलेंथ्स को। मतलब ये हमें सीधा पूछा जा सकता है कि बताओ K अल्फा वाली कौन सी होगी या M बीटा वाली कौन सी होगी, राइट? कोई इनके नाम नहीं है अलग से, और बस इस तरीके से इनको डिनोट करते हैं हम। आगे समझ बच्चों फिगर? ओके। अब बच्चों आप एक बात
ये सोच सकते हो कि हर मेटल के लिए ये जो सीरीज होंगी, ये जो स्पेक्ट्रम होगा, वो एक यूनिक स्पेक्ट्रम होगा, है ना? तो दिस इज एग्जैक्टली द रीजन कि हमने इन वाली रेज को नाम दिया है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। मतलब कि अगर हमारे पास कुछ सीरीज दी हो, हमारे को मतलब पर्टिकुलर वेवलेंथ्स बताई हो, तो हम बता सकते हैं कि ये भाई कौन से वाले मेटल की है। मतलब अभी आप नहीं बता सकते, आपको नहीं पता क्या मैथ्स इन्वॉल्व है, बट हमें ये समझ आता है कि भाई ये जो भी स्पेक्ट्रम बनेगा वो हर मेटल का यूनिक बनेगा। तो आप स्पेक्ट्रम को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा मेटल है। So this is unique for every metal. Hence the name characteristic. आई बात समझ बच्चों? ये दो पॉइंट्स लिख लो बच्चों कि every metal can produce specific wavelengths, एंड ऑफ कोर्स बच्चों हम समझ सकते हैं कि ये वाली जो वेवलेंथ्स हैं वो तो चाहे फिलामेंट चाहे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दोनों के इंडिपेंडेंट ही होंगी। हाँ बच्चों लिख लिया? ओके। तो बच्चों आप एक बात आपके माइंड में शायद आ रही हो कि ऑफ कोर्स यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये जो वेवलेंथ्स हैं वो फिलामेंट वोल्टेज के इंडिपेंडेंट हैं, है ना? बट हमें इतना तो समझ आता है ना कि फिलामेंट वोल्टेज को एटलीस्ट इतना तो होना पड़ेगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉकआउट तो कर दे इनर्शियल इलेक्ट्रॉन, है ना? मतलब ये सॉर्ट ऑफ बिल्कुल वैसी फोटो इलेक्ट्रिक जैसी बात ही है कि मतलब कि वैसे तो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, उसकी फ्रीक्वेंसी पे जो करंट होता है, बट एटलीस्ट एक मिनिमम करंट फ्रीक्वेंसी तो चाहिए होती है ना इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाने के लिए।
हाँ जी, अच्छा। तो वो पॉइंट क्लियर है बच्चों जो मैं कह रहा था? ओके। तो बच्चों अब होता क्या है, आपको ख्याल होगा कि जो हम पहले वो फॉर्मूला लिखते थे वेवलेंथ वाला 1/लैम्डा वाला, वो तो सिर्फ बोहर मॉडल के लिए था, है ना? यहाँ पे ऑब्वियसली वो डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं हो सकता। रीजन क्या है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? जो फॉर्मूला होता था 1/लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वो फॉर्मूला क्यों नहीं लग सकता? ये मल्टी इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट? तो होता क्या है बच्चों कि मैं आपको बस एक बार रफ आइडिया दे रहा हूँ कि जैसे हम जब बोहर मॉडल में हम फॉर्मूलाज लगा रहे होते थे, तो वहां पे तो हम सीधा ऐसे मान लेते थे ना कि जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन पे, वो सारी के सारे न्यूक्लियस के कारण लग रही है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लोगे, तो वो न्यूक्लियस के कारण तो लगेगी ही, लेकिन कुछ सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी लगेगी। इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे बच्चों आप इस फिगर में देखो, इस फिगर में अगर आप तो जो भी जो थर्ड शेल बनी हुई है, अगर हम थर्ड शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात करें कि उन पे जो फोर्स लग रही है, तो वो सॉर्ट ऑफ जो बीच वाला न्यूक्लियस है और जो अगली दो शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके कंबाइंड इफेक्ट के कारण लग रही होगी, है ना? तो उसको इंक्लूड करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है हम उसको इस टाइप का बना देते हैं कि 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू जेड माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। मतलब हम ये कह रहे हैं कि एक तरह से जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज है वो कम हो गया, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है बच्चों वो कम हो गया। ठीक है? तो ये जो बी होता है, इसको बच्चों हम कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और ये बी बच्चों डिफरेंट ट्रांजिशंस के लिए अलग अलग होता है, राइट? क्योंकि हम समझ सकते हैं कि डिफरेंट ट्रांजिशंस के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। तो जैसे के सीरीज के लिए बी 1 होता है बच्चों, एल सीरीज के लिए जो बी होता है वो 7.4 होता है। ये कैसे आया हम ये नहीं निकाल सकते, ठीक है? और ये के सीरीज वाला बच्चों हमने याद रखना है, बी 1। ठीक है? तो बच्चों मेन बात समझने वाली ये है कि हमने कैसे अपना वही वाला फॉर्मूला मॉडिफाई कर दिया और उसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए। एक एक्स्ट्रा टर्म जो आ गई वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट वाली आ गई। ये बात समझ आ रही है बच्चों? ओके। अब बच्चों मान लो मैं स्पेसिफिकली लेट्स से के अल्फा सीरीज लिखता हूँ, ठीक है? इसको यूज करते हुए अगर हम एक बार के लिए के अल्फा सीरीज लिखते हैं, ठीक है? तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा के अल्फा का? एक बार सारे लिख के बताओ मुझे। मतलब जेड की टर्म्स में।
लिख लिया बच्चों ना? बेसिकली आप क्या करोगे कि अल्फा के लिए बी को 1 डाल दोगे, n1 1 हो गया, n2 2 हो गया। राइट बच्चों, तो आपका बन गया 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू जेड माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाय 4, विच इज लैम्डा को मैं बच्चों ऐसे लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में। हाँ बच्चों लिख लिया। हाँ? तो इसको बच्चों हम इस तरह से लिख लेते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और टर्म्स को रीअरेंज करूं, मैं सी को उस साइड ले जाता हूं। ठीक है, तो ये ऐसे लिख सकता हूं मैं कि न्यू इज इक्वल टू 3 RC/4 इंटू जेड माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसका बच्चों हम रूट ले लेते हैं, तो ये बन गया रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 RC/4 इंटू जेड माइनस 1। राइट, तो ये जो फॉर्म बन गई बच्चों, ये इस फॉर्मूला को वी कैन राइट इट एज रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी। राइट, तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर आप चेक करो कि a था क्या, जो मतलब हमने रूट 3 RC/4 सब्सटीट्यूट किया है, वो असली में तो ये था ना रूट RC इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। आ रहा है समझ बच्चों? तो दिस इज नोन एज बच्चों मोजलीज लॉ। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं बेसिकली कि जो अगर आप अलग अलग मेटल्स के लिए उनकी साथ कोई पर्टिकुलर ट्रांजिशन, चाहे के अल्फा ले लो चाहे के बीटा ले लो, कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन का ग्राफ बनाते हो रूट ऑफ न्यू का वर्सेस जेड, तो यू कैन सी कि वो जो ग्राफ आएगा बच्चों स्ट्रेट लाइन आएगा। हाँ? तो ये मुझे ध्यान से याद रखना है कि फॉर्मूला किस तरह से है, a इंटू जेड माइनस बी है ना? तो a हमें समझ आ गया है कि वो क्या है, मतलब a और b दोनों ही ट्रांजिशन पे डिपेंडेंट है ना? a जो है वो रूट RC 1/n1² माइनस 1/n2² वाली टर्म बन गई, और b स्क्रीनिंग कांस्टेंट वाली टर्म बन गई ना?
तो बच्चों यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, बताओ उसकी स्लोप क्या हुई अगर हम रूट ऑफ न्यू वर्सेस जेड का ग्राफ बनाएंगे। वो ए हो गया, राइट। और उस ग्राफ का इंटरसेप्ट क्या हुआ? माइनस ए बी, राइट। तो ये इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। तो मुझे ये बताओ देख के कि ये जो स्लोप है वो मैंने ठीक बनाई है, के अल्फा के बीटा। हाँ बच्चों बताओ, ये स्लोप ऐसे ही बनेगी। ओके, तो सबको क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक, कैसे हमने उसको मॉडिफाई करके और सब कुछ बना दिया। तो बच्चों बाय चांस आईआईटी में इस ग्राफ पे बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आया कभी, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था बच्चों कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। सबको क्लियर हो गया बिल्कुल? ओके, नेक्स्ट होता है बच्चों कंटिन्यूअस एक्सरेज। ठीक है, जैसे कि नाम से लग रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, मतलब ये एक पूरी रेंज होती है, इसकी कुछ ऐसे स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं होती जो कि जैसे कैरेक्टरिस्टिक में थी। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि जैसे वही फिगर ऑलमोस्ट, कि जैसे अगर एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऐसे एक एटम के अंदर से पास करता है, ठीक है, तो बच्चों ये एक तरह से ये एक एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन हुआ है ना, क्योंकि उस पर फोर्सेस तो लगी रही हैं।
तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पास करता है तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है, इट लूजेस एनर्जी बाय रेडिएशन, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर प्रोसेस होता है नोन एज ब्रेमस्ट्रॉलम, ठीक है। तो वो जो रेडिएशन एमिट होती है दैट इज एक्सरेज, ठीक है। आप कुछ बच्चों, जहां तक मुझे ख्याल आ रहा है, जब केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो आप कोई ऐसी बात करते भी हो ना कि जब इलेक्ट्रॉन कोई न्यूक्लियस के आसपास होता है तो इट लूजेस एनर्जी। पता नहीं ये किसी का पोस्टुलेट है या कॉन्ट्राडिक्शन है कुछ, है ऐसा कुछ? ओके, तो हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना बच्चों कि ये मतलब कैसे हो रहा है, बट वी जस्ट नीड टू नो कि हाँ ऐसे वो रेडिएशन एमिट कर रहा है बस, ठीक है। तो बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से सोचो, कंटिन्यूअस एक्सरे में जो फोटोन रिलीज किया है वो फिलामेंट वाले इलेक्ट्रॉन ने ही किया है, राइट? उसने एनर्जी लूज की। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में जो एक्सरे एमिट हुई है वो किसने की है? वो एटम वाले इलेक्ट्रॉन ने की है ना? ये डिफरेंस समझ रहे हो कि एग्जैक्टली फोटोन रिलीज कौन सा इलेक्ट्रॉन कर रहा है? मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बट वी शुड नो टू मतलब क्लियरली अंडरस्टैंड कि ये दो फिनोमेना इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चों होता क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि आपके पास दो प्रोसेस हैं तो कभी आप कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस करवा लोगे और कभी कंटिन्यूस, मतलब होते दोनों प्रोड्यूस हैं। मतलब इट इज जस्ट कि हमें ये समझना जरूरी होता है कि भाई हाँ दो फिनोमेना से प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्सरेज। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? ओके, तो बच्चों हम यहाँ पर ये भी बात कर सकते हैं कि मतलब इस फिगर से कि भाई ज्यादा से ज्यादा मतलब या उल्टा कम से कम किस वेवलेंथ की एक्सरे प्रोड्यूस की जा सकती है बच्चों ऐसे इलेक्ट्रॉन से? मतलब लिमिटिंग केस क्या हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन था वो रेस्ट पे ही आ जाए और उसने अपनी सारी की सारी एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट कर दी हो, राइट? तो हम वो एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं मिनिमम या फिर कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं कि भाई कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है। तो वो कैसे निकलेगी बच्चों बताओ? एक्सप्रेशन लिखो इन टर्म्स ऑफ एक्सिलरेटिंग वोल्टेज।
हाँ जी, तो वो सिंपल ही है ना, सीधा हमने ईवी इक्वल टू एच सी का लैम्डा कर देना, तो ये हमारी कट ऑफ वेवलेंथ आ गई। इसको बच्चों जब आप मतलब कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये इस फॉर्म में बन जाएगी। ये हमने वहां भी लिखा ही था, आपको याद होगा फोटो इलेक्ट्रिक में ना, ऐसे ही। ये ईवी में आएगा या वोल्ट्स में आएगा बच्चों? ईवी में आएगा आई थिंक। हो गया क्लियर बच्चों, ये कैसे आया? मुझे एक बार ये वेरीफाई करना, मतलब ये जो वोल्टेज डलेगी वो ईवी में डलेगी या वोल्ट में डलेगी? बताओ मुझे भाई। डाल के ही देख लो ना वैल्यू। मुझे ऐसा लग रहा है ये वोल्ट में ही होगा ना, वोल्टेज है। और कैलकुलेट करके भी अगर हम देखें तो ईवी में तो नहीं होगी ना कभी वोल्टेज दी हुई, वैसे भी बच्चों सोचे हम अगर, है ना, ये वोल्ट ही आएगा। वहां भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या हमने फोटो इलेक्ट्रिक में बच्चों? एक मिनट चेक करूँ। अच्छा, वहां तो वर्क फंक्शन था, है ना? ठीक है, वही चीज यहाँ।
जल्दी में लिखी गई। तो एट ऑल ओके। अब बच्चों आपको याद है हम एक ग्राफ बनाते होते थे थर्मो में रेडिएशन का, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। जो ग्राफ बिल्कुल वैसा होता था जैसे हम केटीजी में बनाते थे, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला। बेसिकली वो ग्राफ बताता था कि किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कितनी इंटेंसिटी होगी, और जिससे हम फिर मतलब जहाँ पे हम मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लिखते होते थे। ख्याल है बच्चों? बोलो भाई। वो जो बेल शेप सा ग्राफ नहीं बनता था, वही ब्लैक बॉडी वाला। यस, इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा। तो हम ऐसे ही बच्चों यहाँ पर भी ग्राफ बनाते हैं, इंटेंसिटी वेवलेंथ। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही बच्चों बेल शेप्ड ग्राफ बन जाता है। तो यहाँ पे बस दो डिफरेंसेस आते हैं बच्चों मेन, कि एक तो ये जो ग्राफ है, ये जो वेवलेंथ है, ये ऑब्वियसली कट ऑफ वेवलेंथ से ही स्टार्ट होगी, राइट। और दूसरा इसमें बच्चों पीक्स आती हैं पर्टिकुलर, जो कि कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ्स को डिनोट कर रही होती हैं। ठीक है, तो बस इतनी बात हमें पता होनी चाहिए। तो बच्चों हिस्टोरिकली तो उल्टा हुआ था कि पहले लोगों ने मतलब जो स्पेक्ट्रम मिल रहा था उसका ग्राफ बनाया, तो ग्राफ कुछ ऐसा बना, तो फिर वो उन्होंने मतलब ढूंढा कि भाई ऐसे पीक्स क्यों आ रही हैं, तो पता चला कि भाई हाँ दो टाइप के होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और एक कंटिन्यूस। हाँ, ये मतलब बाकी भी आएंगे बच्चों, ये तो मैंने कुछ वैसे दिखा दी पीक्स। ठीक है, मतलब ये कोई वो ऐसा नहीं है कि यही चाह रहेंगी, बाकी भी होंगी। So is this clear to everyone? अच्छा, एक बार आपने घर पे ना ये वेरीफाई करना है कि ये जो मैंने ऑर्डर दिखाया है ये ठीक दिखाया है बच्चों, कि पहले के बीटा आएगा, फिर के अल्फा आएगा, फिर एल गामा आएगा, फिर एल बीटा आएगा। कि मतलब एल बीटा ज्यादा बड़ी वेवलेंथ हुई, फिर एल गामा हुई, फिर के अल्फा आई, फिर के बीटा आई। ये तो सीधा सीधा आप उस फॉर्मूला में पुट करके चेक कर सकते हो ना। आ गया समझ भाई? ओके, तो बस बच्चों इतना ही है एक्सरेज वाला पार्ट। तो इसका बच्चों आप ये कर सकते हो, 013 है।
क्या बच्चों? तो मतलब बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और श्योर शॉर्ट मतलब इसका क्वेश्चन हो ही जाता है हमेशा। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट बच्चों फिर वो करें एडवांस वाली बात। ओके, तो चलो बच्चों एक बार डिस्कस करते हैं फिर एडवांस की प्रिपरेशन। इसमें क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए बच्चों? सबसे पहले फटाफट आप मुझे बताओ। हाँ वरुण। आप देखो तो। एक क्वेश्चन अपना था पिछली क्लास में, वो बाद में कर लेंगे है ना, जो मेड वाले बच्चे होंगे उनके साथ ही कर लेंगे डिस्कस। बच्चों सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, अब आपको इतना टाइम हो गया है, आपको क्या डिफरेंस दिखता है बिटवीन मेंस एंड एडवांस? एक तो हम कहते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस, करेक्ट, जो कि ऑब्वियसली हार्ड है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत माइनर सा फर्क है ना, मेंस में 25 हैं, यहाँ पे 20-21 होते हैं जनरली ना। एक आपको यहाँ पे दिखेंगे जनरली मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस, कि एक कंसेप्ट में ज्यादा मतलब एक क्वेश्चन में ज्यादा कंसेप्ट्स यूज होते हैं। जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है वो डिफरेंट है, देयर आर क्वेश्चंस ऑन वेरियस पैटर्न्स। एक बात और, यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी है, आपको पता नहीं है। मेंस में आपको पता है कि भाई हाँ जी 20 सिंगल 5 मल्टीपल, यहाँ पे आपको पता ही नहीं है ना कि क्या पैटर्न, किसमें कितने कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आएंगे। ठीक है, ये ब्रॉडली बच्चों डिफरेंसेस हैं। एक डिफरेंस आप ये कह सकते हो कि ऑब्वियसली ये 6 आवर्स का टेस्ट है, तो दिस इज अ मोर ग्रिलिंग एग्जाम कंपेयर्ड टू मेंस, राइट? बट वो चलो प्रिपरेशन वाइज इतना फर्क नहीं पड़ता कि 6 का है या 3 का है। वो तो चलो एक स्टेमिना बिल्डअप करने वाली बात है कि हम एक दिन में 2 टेस्ट दे पाए, जो कि विद टाइम हो भी जाएगा, कोई खास बात नहीं। ठीक है, अभी जानबूझ के उस पर कोई फोकस नहीं रखा गया है, वो लेटर ऑन हो जाता है बच्चों 6 आवर्स वाला। ठीक है, तो अब बच्चों बात ये आती है कि अगर ये एग्जाम में इतने डिफरेंसेस हैं तो ऑब्वियसली इसको एक डिफरेंट अप्रोच से अटेम्प्ट भी करना है पेपर को। ठीक है, अगर मेंस का पेपर सर्टन है, इजी है, ठीक है, तो इसलिए मेंस में जो मार्क्स आते हैं वो बहुत ही ज्यादा आते हैं। ठीक है,
एडवांस्ड में इतने मार्क्स नहीं आते। ठीक है, अ, मैं आपको जो सबसे पहले तो यही दिखाता हूँ कि जनरली क्या वेरिएशन रही है मार्क्स और रैंक्स की। तो आप ये मतलब देखो, एक ये एग्जैक्ट बिल्कुल टेबल है। तो ये जो लिखे हुए हैं, दीज आर द परसेंटेज स्कोर्स। तो आप देखो कि रैंक वन का जो परसेंटेज स्कोर है वो मतलब 89, 93, 85 भी रहा हुआ है, राइट। तो मतलब ब्रॉडली अगर आप इसकी हम एवरेज की बात करेंगे तो शायद 90, 91% के आसपास में भी बनेगा। यहीं पे आप देखो, रैंक वन से रैंक 10 पे ही जाते जाते आप देख रहे हो कि नियरली 7 से 8% का फर्क पड़ जाता है, विच इज अ ह्यूज डिफरेंस। फिर आप देखो कि 10 से 100 पे जितना फर्क 1 से 10 में था परसेंटेज स्कोर का, नियरली उतना ही फर्क 10 से 100 में। दिख रहा है बच्चों? और फिर आप देखो कि 500 तक जाते जाते जो परसेंटेज स्कोर बन गया है वो कितना बन गया? 60, 65। एक साल 2017 में 71 हो गया था, राइट। 16 में 54 रह गया था। तो ब्रॉडली मतलब हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं 60, 62 इस रेंज में रह जाता है। और वही आप 1000 पे चले जाओ तो वो बात जो है वो नियरली 50s पे चली जाती है। 55 इज अ गुड नंबर टू एस्टिमेट कि 55, 57 पे बात आ जाती है। क्या बच्चों, ये बात दिख रही है? तो सबसे पहली बात आपको ये समझना है बच्चों कि जो परसेंटेज स्कोर्स हैं, राइट, वो बहुत कम हो जाते हैं जेई एडवांस्ड के कंपेयर टू जेई मेंस, है ना। तो आप अपने आप को कि जो अगर आप जेई मेंस में जो स्कोर्स लेते हो, भाई जनरली आप 250, 260, 270 इतने मार्क्स ले लेते हो, है ना। तो यू नीड टू बी क्लियर कि यहाँ पे ऐसे स्कोर्स आपके नहीं आने वाले, ठीक है ना। जेई एडवांस्ड की प्रिपरेशन के लिए ना बच्चों एक बहुत कॉमन एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, एक मतलब अप्रोच यूज की जाती है इसके लिए ना, ऐसे कहा जाता है कि जेई एडवांस्ड में ना पहले आईआईटी में एंटर करते हो और फिर ब्रांच के बारे में सोचते हो, ठीक है। आप मीनिंग समझ रहे हो मेरा? फर्स्ट यू नीड टू इंश्योर कि आप एटलीस्ट इतने मार्क्स तो लो कि आप एक डिसेंट आईआईटी में एंटर कर सको, ठीक है। दिस इज द स्टेप वन ऑफ योर प्रिपरेशन। स्टेप टू ऑफ योर प्रिपरेशन होता है कि अब हम कहें कि चलो हम इस लायक तो हैं कि हम आईआईटी में एंटर कर जाएंगे, अच्छी आईआईटी में एंटर कर जाएंगे। और फिर हम स्टेप टू की बात करेंगे कि जहां पे हम ये बात करेंगे कि अब और फर्दर स्कोर कैसे बढ़ाया जाए, मतलब हमारी ब्रांच फर्दर कैसे इंप्रूव की जा सकती है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों?
नेक्स्ट बच्चों, अब एक बात जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूं, ठीक है, वील बी टॉकिंग रियलिस्टिक, ठीक है, मैं आपको अभी अनरियलिस्टिक बात नहीं करूंगा, ठीक है, और उसी हिसाब से हमें अपनी प्रिपरेशन को अलाइन करना है, ठीक है। अभी आप जितने लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हो, ठीक है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो टारगेट करना है, ठीक है, वो बच्चों आपको टारगेट करना है ये जो 1000 वाली रेंज है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए वो रेंज 3000 वाली है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए वो जो रेंज है वो 500 से 1000 वाली है। सबसे पहले आप उसको टारगेट करोगे, फिर हम उससे आगे बात करेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप में से किसी की 100 रैंक नहीं आ सकती या 200 रैंक नहीं आ सकती, बट मैं ये कह रहा हूं कि पहले मुझे और अपने आप को ये तसल्ली दे दो कि सर 500 तो आ जाएगी, ठीक है, फिर हम उसके आगे 100 पे बात करेंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसके लिए एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है हमें अपने स्कोर्स में, तो विच मीन्स ये जो हमारे सामने चार्ट है, हम इसको देख के ये कह सकते हैं कि हम ब्रॉडली, वेरी वेरी ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। आप कह लो कि 45, 55 एंड 65% स्कोर्स, ठीक है। जिनके मार्क्स अभी कम आ रहे हैं, दे शुड फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट कि वो 45% स्कोर लें। जिनके थोड़े अच्छे आ रहे हैं वो 55% को टारगेट करें, और जिनके और अच्छे आ रहे हैं वो 65% स्कोर को टारगेट करें इन द एडवांस पेपर, राइट। अब अगली, जब ऐसा हो जाएगा कि हमारे कंसिस्टेंटली 65% आ रहे होंगे, तब हम उसके आगे की बात करेंगे कि उसके ऊपर स्कोर कैसे इंप्रूव करना है। राइट नाउ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अब बात आती है बच्चों कि वो 65% स्कोर कैसे आएगा, ठीक है। मैं बच्चों आपके साथ अभी डाटा शेयर करने वाला हूं। पिछले साल का ये पेपर था बच्चों 396 मार्क्स का, तो 132 मार्क्स का हो गया हर सब्जेक्ट। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जनरली कितनी रैंक पे बच्चों के कितना टोटल स्कोर था और सब्जेक्ट वाइज क्या स्कोर था, ठीक है। देखो बच्चों स्कोर्स, दीज आर ऑल एक्चुअल वेरीफाइड स्कोर्स, ठीक है, इनमें कोई कहीं पे कोई वो नहीं है, नो। इनको देखकर बच्चों मुझे समझाओ जरा, क्या आपको कोई कुछ पैटर्न दिख रहा है, कुछ आप कंक्लूड कर पा रहे हो? जो जो आपको समझ आता है मुझे बताना, ठीक है। जो सबसे बच्चों राइट मोस्ट कॉलम है, वो बता रहा है कि कितनी नेगेटिव मार्किंग हुई है इन बच्चों की।
तो जो आपको एक बात ये दिख रही है कि ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली विद वन और टू एक्सेप्शंस मैथ्स और केमिस्ट्री का स्कोर ज्यादा है कंपेयर टू फिजिक्स। राइट। और आपको ये मतलब ऑलमोस्ट मतलब आप टिल द एंड आप कह सकते हो कि हाँ ऐसा हो रहा है ना। तो अब जो एक्चुअली जो और इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है वो ये है, ठीक है, हम बच्चों सबसे पहले क्या होता है हमारे साथ जेईई एडवांस का जब हम पेपर देते हैं ना, वी सॉर्ट ऑफ गेट baffled by the tough questions, right? हमें मतलब बार बार अपने माइंड को ना हमें ऐसा लगता है, हम ये बोलते हैं कि भाई जेईई एडवांस की तैयारी के लिए हमें मुश्किल क्वेश्चंस करने की जरूरत, ठीक है। तो मैं बच्चों जो आपको बात बता रहा था उस दिन भी क्लास में, जैसे अगर मैं यहाँ देखूं कि ये जो टॉपर है, ठीक है, उसके भी फिजिक्स में 132 में से 110 नंबर ही हैं, ठीक है। तो अगर मैं लास्ट ईयर के जो बिल्कुल एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चंस थे, ठीक है, उनको देखूं तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि वो किसी के भी नहीं हुए थे। क्या बच्चों ये बात आपको दिख रही है? और दूसरी बात ये कि जो मैं आपको कह रहा था कि अभी हमें राइट नाउ जिस रेंज पे टारगेट करना है, ठीक है, ये जो 500 से 1000 वाली रेंज है, आप इसमें बच्चों स्कोर्स देखो कहां पे रह गए। जैसे जैसे ये 1000 वाला लिखा हुआ है कि ये कितने का था, 132 का, तो 63 75 72 है ना। तो ये आप देख रहे हो कि 50 से 60% वाला स्कोर रह गया, ठीक है। तो तो अब बच्चों देखो आपको क्या बात समझनी है, ठीक है, मतलब जिस तरीके से अब हमने अपना अटेम्प्ट बिल्डअप करना है। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, थिंक ऑफ इट लाइक अ टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में बच्चों क्या बॉलर जो है वो बाउंसर डालता है? कोई भी हो, टेस्ट मैच हो वनडे मैच हो, मतलब वो दैट इज नॉट द कंसर्न। किसी भी मैच में जितनी बाउंसर अलाउड होती है बच्चों, मैं भूल गया, पता नहीं एक अलाउड होती है, दो अलाउड होती है एक ओवर में, क्या बॉलर जनरली वो डालता है? डालता है ना। बैट्समैन क्या कोशिश करता है उस पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स? वो उसको डक करता है, प्रिवेंट करता है, राइट। तो आपने अपनी जो प्रिपरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो ये समझना है कि भाई क्या जेई एडवांस में टफ क्वेश्चंस आएंगे? यस, बिल्कुल आएंगे, ठीक है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। वो पेपर इतने अच्छे से डिजाइन करते हैं कि उसमें टफ क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम बच्चों आपको ये भी समझना है कि भाई वो आपके लिए नहीं बने हैं कि आप उन पे टाइम वेस्ट करो, ठीक है। ना ही घर पे कि आप सुपर टफ क्वेश्चंस पे सिर खपाते रहो अपना, ना ही ड्यूरिंग द टेस्ट, ठीक है। दोज क्वेश्चंस आर मेंट टू बी लेफ्ट। वो यही चेक करना चाहते हैं कि क्या आप इतने स्मार्ट हो कि आप उन क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो आइडेंटिफाई करके, या आप उन पे टाइम वेस्ट करके अपना पूरा पेपर खराब कर, ठीक है।
तो हम बच्चों कैसे चलने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना टारगेट, ठीक है, मैं अभी ये मान के चलूंगा कि हमें 60% फर्स्ट ऑफ ऑल अचीव करना है स्कोर, ठीक है। तो ये मैं जो आपके अभी एडवांस वाले टेस्ट है मैं उनके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ कि हमें आवर फर्स्ट टारगेट इज टू अचीव 60%, कंसिस्टेंटली 60%, ठीक है। तो दूसरी बात अब बच्चों ये आती है कि जब ये पता है कि हमें टफ क्वेश्चंस छोड़ने हैं, ठीक है, जब आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होते हो, तो फिर मतलब हाउ इट हेल्प्स इज कि आपको अब मतलब फिर आपको मतलब दैट इज नॉट अ सरप्राइज कि उस टाइम पे आप सोचो कि ओहो ये क्या आ गया, बहुत टफ पूछ लिया। मतलब यू शुड बी क्लियर कि हाँ यार ये तो आएगा, बस आया हमने छोड़ दिया, एज सिंपल एज दैट। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? है ना? दूसरी बात है बच्चों कि जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, आपको घर पर भी और ड्यूरिंग द पेपर भी अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से सोचना है कि भाई आपका जो स्कोर है, अगर हमें 60% अचीव करना है तो वो कैसे आएगा? अगर मैं हम पैटर्न देखें वहां से कि आपका फिजिक्स में थोड़ा कम आना चाहिए, केमिस्ट्री और मैथ्स में थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ 65 करते हैं, ये बन गया आपका 60% टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हो सकता है आपके एक में 70 आ रहे हो, एक में 60 आ रहे हो, परफेक्टली फाइन, बट इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी के माइंड में ये वहम है कि नहीं भाई मैं तो फिजिक्स में ओवर एक्स्ट्रा नॉलेजेबल हूँ कि मैं तो फिजिक्स में 70 लूंगा बाकी मैथ्स केमिस्ट्री में कम लूंगा, यू आर डूम्ड फॉर श्योर। नहीं होता, ठीक है। आपका स्कोर केमिस्ट्री मैथ्स में ही ज्यादा आना चाहिए। अगर अभी नहीं आ रहा तो इन सब्जेक्ट्स पे घर पे फोकस करो कि आपका वो स्कोर बढ़े। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? और अगर आपके स्कोर्स अभी बहुत कम हैं तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पहले एक टारगेट उठा लो, ठीक है, कि जैसे मान लो कि सबसे पहले टारगेट तो होना चाहिए कि केमिस्ट्री में 65% आने चाहिए या 70% आने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि अगले टेस्ट में मैंने ये इंश्योर करना है कि मेरे केमिस्ट्री में 70% आए, चाहे ओवरऑल मेरे कुछ भी नंबर आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दिस इज माई फर्स्ट टारगेट कि केमिस्ट्री में 70%। उसके लिए जितना पढ़ना पड़ता है वो पढ़ाई करो, ठीक है। जब वो आने शुरू हो गए फिर पकड़ो अगला टारगेट मैथ्स का, और फिर जब वो भी हो गया तो फिर उससे अगला टारगेट है आपका फिजिक्स, तीसरा। इज दिस थिंग क्लियर? नेक्स्ट बात आती है बच्चों कि ये तो बात हुई कि घर पे मैंने आपको बोला कि इस तरीके से टारगेट बना के फोकस करना है। अब ड्यूरिंग द टेस्ट बच्चों क्या करना है? जब हमने जब स्कोर्स इतने ही अचीव करने हैं, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि एक सेकंड
हाँ जी। तो आई वाज टेलिंग यू कि जब आप को हमारे को ये स्कोर्स लेने हैं, इसका मतलब बच्चों ये है, अब घर पे चेक करना जो फिजिक्स का पेपर जैसे मान लो आपका अभी हुआ, ठीक है, मतलब जो मैं लिख रहा हूँ ना, आप इसको सॉर्ट ऑफ, यस जेईई एडवांस इज ऑनलाइन ओनली। आप इसको ना बैक टेस्ट करना, जो मैं बात कह रहा हूँ, जो आपका टेस्ट हो चुका। आप बच्चों, भाई सिंपल सी बात है, आप तीनों सब्जेक्ट्स का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इजी, मीडियम, हार्ड ऐसे बना दो मैट्रिक्स, है ना। तो अगर आपको इतना स्कोर करना है ना बच्चों, जो मैंने बनाया है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप फिजिक्स का सिर्फ जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं वो उठाओ, और यहाँ पे इजी मीडियम इनको उठाओ, ठीक है। जैसे बच्चों आपने कहा, मैंने आपको बोला भी था कि अपनी गलतियां देखना, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर हम फिजिक्स के सिर्फ इजी क्वेश्चंस करते तो वहां पे 50% अचीव करना जरूरी था, मतलब इजी था, हो सकता था आराम से। सिमिलरली जो केमिस्ट्री मैथ्स है, क्या आपको लगता है कि वहां पे, देखो केमिस्ट्री में तो सोचना ही नहीं है, यहाँ तो पक्का ही इजी और मीडियम करने ही करने हैं, ठीक है ना। मतलब हो सकता है कि केमिस्ट्री में बेसिकली हार्ड कोई बहुत क्लियर कट हार्ड नहीं होता, हो सकता है कि आप केमिस्ट्री के हार्ड भी कर लो, और मतलब डिपेंडिंग अपॉन आपका मैथ्स में कितना इंटरेस्ट है, हो सकता है आप मैथ्स के भी हार्ड कर लो, ठीक है। तो बच्चों जो मेन बात सीखनी है ना, जो स्किल है, जितना हमें आना चाहिए, ठीक है ना। उस नॉलेज से मेरा क्या मतलब है कि भाई हाई फाई बातें भूल जाओ, एटलीस्ट ये तो पक्का इंश्योर कर दो मुझे कि भाई 0 1 2 3 लेवल के जितने क्वेश्चंस, 3 इस लेवल के जितने क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो तो पक्का ठीक होने चाहिए ना। अगर हम ये कहते हैं कि सर हम तो इस लेवल के क्वेश्चंस जो हमने करे हुए हैं हम वो भी टेस्ट में जाके गलत कराते हैं, फिर तो हम बने ही नहीं है जेईई एडवांस के लिए, राइट। ये तो हमें सीखना ही पड़ेगा कि हमने जाके वो क्वेश्चंस ठीक करने हैं, है ना। तो और अगर आप फिर से आज जाके फिर से आप ये आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, आपको बच्चों में मिल जाएंगे इसी टाइप के क्वेश्चंस, जिससे कि आपके ये इतने क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं। तो नहीं, आपको क्या करना है, आपको ऐसे नहीं कि आप पहले सारे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करोगे और फिर उन्हें सॉल्व करोगे, बट आपने इस अप्रोच के साथ ही करना है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने मान लो स्टार्ट किया फिजिक्स, ठीक है, आपको माइंड में होना चाहिए कि यार मैंने फिजिक्स में 50% ही स्कोर करना है। तो अब बच्चों ये स्किल सीखना है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई होना चाहिए कि भाई वो क्वेश्चन किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, इजी, मीडियम, हार्ड। नाउ हाउ डू वी कॉल, मतलब व्हाट डू वी कॉल इजी फॉर जेईई एडवांस। इजी का मतलब है कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसको देखते सार एकदम पता चल रहा है कि भाई उसमें क्या करना है, ठीक है। पढ़ते सार एकदम माइंड में दिख गया कि भाई ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें ये कंसेप्ट चेक कर रहे हैं, हो रहा है, वो इजी है, ठीक है। चाहे हमें ये भी पता है कि हाँ 2 स्टेप लगेंगे, 3 स्टेप लगेंगे, बट अगर हमें क्लियरली आइडेंटिफाई हो गया तो दैट इज इजी, ठीक है। मीडियम क्या है, जहां पे हमें एकदम नहीं पता चला, भाई फिगर बनाएंगे, सोचेंगे, फिर शायद स्ट्राइक करेगा कि भाई इस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। अगर बच्चों ऐसा भी है कि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा है,
उसको भी हम इजी में ही डालेंगे। मतलब हम ये कहते हैं कि आईआईटी में यार अगर चल क्वेश्चन तो इजी आया, कैलकुलेशन थी भी तो भी क्या हो गया। एंड हार्ड इज बाउंसर, जिसको एकदम पढ़ के आपको कुछ भी आइडिया ही नहीं लगा कि यार इसमें क्या करना है। ठीक है, मीडियम है जहां पे थोड़ा तो आइडिया लग रहा है कि यार चलो दिख रहा है कि भाई मल्टीपल इमेज वाला क्वेश्चन है, लेंस की इमेज फिर देखनी है और एंड सो ऑन, है ना। तो जब आप पेपर शुरू करो तो आपके माइंड में ये होना चाहिए, और आपने मतलब उसके हिसाब से यू नीड टू लर्न दिस कि भाई हाँ कोई हार्ड है उसको एकदम छोड़ देना है, उसको तो करना ही नहीं है। जो मीडियम है उसको भी फर्स्ट टाइम में नहीं करना, चलो मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले तो इजी क्वेश्चंस ही करने हैं। ठीक है, आपने कभी भी क्वेश्चन की स्टार्ट, बच्चों पेपर की स्टार्ट कभी टफ क्वेश्चन से नहीं करनी, क्योंकि फिर आपका सारा जो मेंटल सेटअप है खराब हो जाएगा, उससे फिर आगे वाला सारा पेपर भी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक सीखनी होती है जेई एडवांस के लिए, वो ये है कि भाई टू आइडेंटिफाई क्वेश्चंस एज इजी मीडियम हार्ड, और उनमें से आप सिर्फ जो आपको पक्का लगते हैं कि आप कर सकते हो आप कर लो। प्रॉब्लम ये आती है कि हम वो सारा कुछ देख के टफ क्वेश्चन और सारा कुछ हम मतलब ओवरवेल्म से हो जाते हैं, और उस टाइम पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी इमोशंस को और पेपर खराब कर लेते हैं। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। जितना हम इजी क्वेश्चंस की तरफ ही अपना फोकस रखेंगे उतना हमें कोई टेंशन नहीं होगी, उतना वो क्वेश्चंस होने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी, और वही चाहिए बस बच्चों, सिर्फ इतनी बात है। ठीक है, ये चीज ग्रेजुअली आएगी, एकदम ऐसे परफेक्शन नहीं आती कि आप कहो कि मैं फर्स्ट टाइम में टेस्ट में आइडेंटिफाई कर लूंगा। थोड़ा बहुत होगा कि जो क्वेश्चन आपको इजी लग रहा था वो हार्ड निकल आया, या उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, बट उसमें क्या है कि कोई बात नहीं, बहुत टाइम है, धीरे धीरे सीख लोगे अगर ये फोकस रखोगे। और दूसरी चीज ये है कि सबसे ज्यादा तब सीखोगे जब घर आके दोबारा उस टेस्ट को देखोगे और फिर आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो आसान था, ये पहले करना चाहिए था, ये क्वेश्चन टफ था, इसको मुझे छोड़ना चाहिए। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? अब बच्चों नेक्स्ट बात आती है कि जो आपके जो अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, एक आपके होते हैं सिंगल, एक आपके होते हैं मल्टीपल, एक हो गए मैट्रिक्स, कॉम्प्रिहेंशन, और एक हो गया न्यूमेरिक। इसमें आपको क्या सीक्वेंस रखनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखो जो इसमें ना आप एक बार ट्राई करना, आपको पहले हमेशा ये चाहे सिंगल हुआ, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हुआ, चाहे न्यूमेरिक हुआ, ठीक है, सबसे पहले ये करने चाहिए। ठीक है, इसमें मैंने जान के तीनों में वन लिख दिया कि आप जिसमें भी ज्यादा कंफर्टेबल हो पहले वो करो। मैट्रिक्स उसके बाद आना चाहिए और मल्टीपल उसके भी बाद आना चाहिए। ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल में बच्चों आपको एक बात जो बहुत जरूरी माइंड में रखनी चाहिए, ठीक है, कि जब आपको पता है कि मल्टीपल में जिस तरह की मार्किंग स्कीम होती है वो जो पार्शियल वाली होती है, ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू बी, मतलब उसमें ना आपको मतलब जो बेस्ट अप्रोच होती है वो तो ये होती है कि फटाफट जिन ऑप्शंस को लेके आप बिल्कुल श्योर हो ना,
उनको टिक करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाओ ही मत कि भाई हाँ हर ऑप्शन पढ़नी है और वो करना है। स्पेशली अगर आपको दो ऑप्शंस दिख गई ना पक्का, जो ठीक है, आगे बढ़ जाओ बस, और टाइम वेस्ट ही मत करो। आप इसका लॉजिक समझ रहे हो? भाई अगर दो ऑप्शंस आपको पक्का ठीक पता चल गई, ठीक है, अब क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं? या तो आपको दो नंबर मिल गए मिनिमम, ठीक है, हो सकता है कि वही दो करेक्ट होती तो आपको चार भी मिल जाते, या तीन, जितना भी मार्क्स का होता है। ये मानते हो? जनरली ऐसा होता है कि जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि द वेलोसिटी इज दिस, तो उसकी एक वैल्यू भी है और उसकी दूसरी वैल्यू भी होती है दी हुई कई बार ऑप्शंस में। तो ये एक हाई चांस होता है कि अगर एक ऑप्शन जो सही थी जो आपने आइडेंटिफाई कर ली, तो पता ही है कि दूसरी वाली तो गलत ही होएगी। तो मतलब चार ऑप्शंस एग्जिस्ट करने का चांस कम होता है कि चारों सही हो। ठीक है ना? तो मतलब दो अगर सही पता चल जाए फिर तो पक्का आगे बढ़ जाना चाहिए और टाइम वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। इसमें बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर आप सोचो, बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं गलती से आपने एक भी गलत ऑप्शन मार्क कर दी, है ना, और नंबर लेने के चक्कर में। तो ऐसा हो सकता है ना कि कहीं कहीं गलत हो गई, फिर तो माइनस में चले गए आपके मार्क्स। मानते हो, है ना? तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। ठीक है, और मैं अभी इसलिए बच्चों आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि राइट नाउ हमारा टारगेट इतना ही है ना। जब हम वो टारगेट बढ़ाएंगे तब हम देखेंगे कि इसमें और स्कोर कैसे बढ़ाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इतना तो इंश्योर करें, राइट, इससे आपका टाइम और बच गया कि जब देख के ही आइडेंटिफाई एक दो ऑप्शंस करके बस उनको ही मार्क करके आना है। ठीक है, लास्ट चीज बच्चों जो है, अब ये वाला जो मतलब जो सबसे बड़ा क्रक्स है वो क्या है कि क्वेश्चन सिलेक्शन एंड जस्ट बीइंग प्रिपेयर्ड कि हाँ उस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस छोड़ने हैं और करना है। तो उसकी घर पे आप कैसे प्रैक्टिस करोगे? जब आप कहते हो ना कि हम टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप अभी बच्चों कैसे टेस्ट की तैयारी करते हो अगर सो कॉल्ड एडवांस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो आप? बताओ बच्चों। मुझे लगता है कि हम नोट्स रिवाइज कर लेंगे और डाउट्स रिवाइज कर लेंगे, उससे हमारी तैयारी हो गई है ना। दिस इज द स्टैंडर्ड वे मोस्टली। कुछ तो वो भी नहीं करते, है ना? इससे कुछ नहीं बनता बच्चों। अगर आप सोचो ना कि ऐसे नोट्स रिवाइज कर लिए और एक्सरसाइज 3 के डाउट्स देख लिए, ये मेंस वाला तरीका है या ये बोर्ड्स वाला तरीका है, ये आईआईटी वाला तरीका है। कैसे रिवाइज करोगे? टाइम फिक्स करो, ठीक है। जैसे मान लो आपको लगता है कि आपने जो भी आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से आपको दिख रहा है कि आपके पास 1 घंटा है, ठीक है, कि 1 घंटे में अभी आपने फिजिक्स रिवाइज करनी है। अगर तो आपको ऐसा ही लगता है कि आपको उसके कुछ फॉर्मूलाज कुछ कंसेप्ट ही याद नहीं है, ठीक है, वो तो चलो आपको उसके लिए तो एक बार पहले नोट्स देखने ही पड़ेंगे, ठीक है, वो तो प्री रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बट उसके बाद आपने क्या करना है, टाइम फिक्स करो। फॉर एग्जाम्पल, फिक्स 1 आवर, 20 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3। अब आपका टारगेट क्या है? 3B स्पेसिफिकली, ठीक है, क्योंकि उसमें मिक्स्ड होते हैं।
अब आपका टारगेट क्या है? आपका अगर आपके पास टाइम कम है बच्चों तो उतना ही प्रोपोर्शनेट कर दो कि आधे घंटे में 10 क्वेश्चंस। अब आपका टारगेट क्या है जब आप बैठो कि आपको स्कोर मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, दिस इज योर सिंगल टारगेट। तो अब आप क्या करोगे भाई, 3V में क्वेश्चन तो ज्यादा है, 50-60 क्वेश्चन है, हाउ विल यू मैक्सिमाइज योर स्कोर? यू विल पिक एंड चूज, है ना? आप ऑब्वियसली वही क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे जो आपको पता है कि जिनका चांस है सबसे ज्यादा होने का और कम टाइम में होने का। ठीक है, अगर आपने कुछ मार्क किया होता है उसके ऊपर, जैसे कई बार होता है ना हम अपने डाउट्स या कुछ मार्क कर लेते हैं, तो आप क्या करो, वो अपने कोई भाई बहन से या मम्मी पापा से वो रब करवा लो, ठीक है, ताकि आपको आइडिया ना लगे एकदम कि भाई ये डाउट था या क्या था। तो फिर बस उसको सीधा अटेम्प्ट कर दो। इतना रखना कि मतलब जैसे रब जरूर किया हो, नहीं तो फिर मतलब वो मजा नहीं आएगा। तो बस अब पिक एंड चूज करके मैक्सिमम स्कोर लेना है, ठीक है। तो बहाने से जो क्वेश्चंस नहीं होंगे उनको आप बाद में देख भी लोगे कि कैसे होने हैं, और आपने वो पिक एंड चूज वाली बात सीख ली जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी करो हमेशा, ठीक है, बजाय इसके कि आप कहो कि हाँ पूरे नोट्स बार बार पढ़ लिए या डाउट्स देख लिए, आप इस तरह से करो, ठीक है। चाहे आप इनडायरेक्टली ये कोशिश कर लो कि हाँ भी डाउट्स वाले 5 क्वेश्चन तो बीच में इंक्लूड करने ही करने हैं ताकि वो आपके कवर हो जाए। तो बच्चों जब इस तरीके से करोगे ना तो आपको दिखेगा कि भाई हाँ आपके स्कोर में एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आ रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको क्वेश्चंस के आंसर याद रह जाते हैं, ठीक है, उसका सिंपल तरीका क्या होता है कि ना ऐसे सोच लो कि जितनी वैल्यूज हैं आपने उन सबकी डबल वैल्यू लेनी है, ठीक है, और फिर आंसर निकालना है, ठीक है। हल्का सा कंफ्यूजिंग हो सकता है वो, बट ट्राई कर सकते हो, स्पेशली इन दोज केसेस जहां पे आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस मतलब कि बिल्कुल ही याद रह रहे हैं आंसर्स। हाँ बच्चों, हो गई ये बात क्लियर पूरी सारी? तो आपने बच्चों अब दो बातें करनी है। एक तो सबसे पहले है ना, अपना जो टेस्ट हुआ है अभी उसके ऊपर ये करके देखो जो मैंने बोला है, ठीक है। और देखो कि आपका अ, लक्ष्य जैन अभी स्टार्ट होएगी आपकी क्लास, प्लीज लीव फॉर द टाइमिंग। लक्ष्य, सक्षम, सुहानी, ईशा। और मतलब अपने बच्चों इस पे पहले बैक टेस्ट करो, ठीक है, देखो कि क्या आप ये अचीव कर सकते थे, और हर बार ऐसे ही आपने आगे बढ़ना है। मतलब इट इज नॉट दैट टफ एडवांस वाला जितना लगता है कि मुश्किल है, सिर्फ ये एक अप्रोच फॉलो करनी होती है बच्चों। मतलब एडवांस का पेपर वैसा नहीं है कि आप मतलब बिल्कुल रैंडमली चले जाओ और उस दिन जाके सोचो कि हाँ भाई बस आज अच्छा हो जाएगा, वो वैसे कभी नहीं अच्छा होता, ठीक है। जब उसमें बिल्कुल ऐसे स्पेसिफिक टारगेट्स लेकर जाओगे वो तभी अच्छा होगा। प्लीज कीप दिस इन माइंड, ठीक है। तो आप सबने बच्चों एक काम करना है कि आपने अब मुझे जो आपका टेस्ट हुआ है, ठीक है, उसमें आपने मुझे ना ये मैट्रिक्स बना के भेजना है कि आपके अकॉर्डिंग कितने मार्क्स का फिजिक्स में इजी था,
कितने मार्क्स का केमिस्ट्री में इजी मीडियम में था और कितने मार्क्स का मैथ्स में इजी मीडियम में था। ठीक है, मैं मार्क्स इसलिए कह रहा हूँ, क्वेश्चंस नहीं कह रहा कि जैसे मान लो मल्टीपल में कोई 2 चॉइसेस थी जो आपको पता है कि एकदम इजी थी, तो वो तो इजीली स्कोरेबल था, उस तरीके से। अंडरस्टूड? चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय, सी यू टुमारो।